गाइस, वेलकम टू ई स्टडी जोन। तो पिछले दो वीडियो से हमने स्टार्ट किया था क्लास 9th का चैप्टर ग्रेविटेशन, जो कि है चैप्टर नंबर 10। तो अब इसी वीडियो से हम उसे कंटिन्यू करेंगे न्यू टॉपिक से, जो कि है फ्री फॉल। आप देख भी सकते हो फ्री फॉल लिखा हो। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल इज free fall is defined as whenever the objects, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। whenever the objects fall towards the earth's surface under the influence of gravity या और या फिर इसे बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, they are said to be falling freely। तो इसका मतलब क्या है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हम लेते हैं, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम एग्जाम्पल के लिए कोई स्टोन लेते हैं, ठीक है। जब हम उसे ऊपर फेंकते हैं, तो किसी स्टोन को हम ऊपर फेंकेंगे तो वो वो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके वो स्टॉप हो जाएगा और वो वापस आना शुरू करेगा। तो पिछले वीडियोस में हमने ये तो देखा था कि ये किस वजह से, क्योंकि ये है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से है। वो अर्थ है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और वो वापस से नीचे आ जाएगा। तो फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि ये स्टोन है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ये बिल्कुल ग्रेविटी के जो फोर्स है उसके अंडर ये नीचे आ रहा है, इसके ऊपर और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इसे हम बोलते हैं फ्री फॉल। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, बस इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। इसे बोलते हैं फ्री फॉल, कि भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। तो अब हम जानते हैं, जैसे कि हमने ये देख लिया कि और एक और सिचुएशन है फ्री फॉल में। जो फ्री फॉल है, जैसे कि कोई भी ये स्टोन है, इसको हमने ऊपर फेंका, ये यहाँ तक गया, ठीक है। यहाँ तक जाने के बाद इसने वापस आना शुरू कर दिया नीचे, ये वापस सरफेस पे आ गया, ठीक है। हमने इसे फेंका था तो ये वापस यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे आ गया। तो फ्री फॉल की कंडीशन क्या है कि फ्री फॉल जब भी होगा, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ये ऐसे भी तो हो सकता था कि ये यहाँ पे जाके ऐसे गिरे, नहीं, या इस डायरेक्शन में भी आ सकता था। तो फ्री फॉल की कंडीशन ये है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्रीली फॉल कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन फॉलिंग फ्रीली। देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पहला पॉइंट तो ये कि उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो और दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है, तो हमने पिछले वीडियो में डिराइव किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसका फॉर्मूला देखते हैं जरा। उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन जी एम एम अपॉन में डी स्क्वायर, ठीक है।
तो हमने पिछले वीडियो में ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, ठीक है। ये क्या था, एफ की फोर्स कितना लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, तो हमने ये पिछले वीडियो में ड्राइव किया था। अब जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है, तो इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस है उतना ही कम फोर्स इस पे लगेगा। जैसे ये स्टोन यहाँ पे है, ये स्टोन ऊपर है, तो यहाँ पे इस पे कम फोर्स लगेगा। जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, जैसे जैसे अब ये फोर्स यहाँ पे कंसीडर करो, अब ये स्टोन यहाँ पे कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा इसके कंपैरिजन में। तो मतलब जब ये ऊपर है तो कम फोर्स लगेगा, और जब ये नीचे आया, अर्थ के सरफेस के नजदीक आया, तो इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, जब इसकी तो इससे हमें पता लग गया कि इसकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होगी, क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो ये ज्यादा तेजी से गिरेगा ना, यहाँ से ये आराम आराम से आएगा, आराम आराम से आएगा, क्योंकि इस पे कम ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब ये इतना नीचे आ गया है, इतना नीचे आ गया है, और इस पे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जितना जितना ये नीचे आता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होएगी नीचे आके, ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है ना, तो ज्यादा वेलोसिटी से ये नीचे आएगा स्टोन। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा पॉइंट हमने नोट किया है कि यहाँ पे इसके जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आएगा, वी चेंजेस, वी में चेंज आएगा, ठीक है। और तो अगर जहाँ पे भी वेलोसिटी में चेंज होता है तो एक्सीलरेशन में तो चेंज आता ही आता है, ये भी हमें पता है। तो ठीक है, पहले दूसरा पॉइंट लिखते हैं। Whenever there is a change in the velocity of object, there will always be an acceleration। एक्सीलरेशन तो होता ही क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, की टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है वेलोसिटी। तो जहाँ पे भी जो ये वेलोसिटी में चेंज होगा वहां पे एक्सीलरेशन तो आएगा ही आएगा, ये बात तो क्लियर है। अब ये जो एक्सीलरेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या ये जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या ये जो एक्सीलरेशन आया है वो जो ए है एक्सीलरेशन होता है उसके सेम है, या फिर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनकी एसआई यूनिट क्या है, इनकी एसआई यूनिट है वो भी दोनों सेम है। एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या थी वो हमने पढ़ी थी। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू वी अपॉन टी। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी भी लिख सकते हैं इसकी जगह, ये ज्यादा ठीक रहेगा, डेल्टा वी, ठीक है। तो वी वेलोसिटी की क्या होती है, ऐसा यूनिट मीटर, अपॉन टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकंड होती है एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट। और जी की भी ऐसा यूनिट क्या है, ये जी की भी सेम ही ऐसा यूनिट है क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है। तो अब हमने बात की है, तो अब हम बात करेंगे, अब हमने जो ये फॉर्मूला निकाला था, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था पिछली वीडियोस में। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था उसके अकॉर्डिंग क्या फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होता है फोर्स का, ठीक है। तो अब हम ये F की वैल्यू m इंटू ए है वो इसमें पुट कर सकते हैं।
हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, चलो इसको पुट करके देखते हैं क्या निकलता है। एम ए पुट करेंगे एफ की जगह, इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये m क्या है, ये है मास ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट, तो ये m से m कैंसिल, a और g सेम है, तो यहाँ पे हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम a की जगह g लिखेंगे, तो g की वैल्यू आई g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर, जी एम अपॉन डी स्क्वायर, तो ये आया g का फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है g का फॉर्मूला। तो अब बात करते हैं वैल्यू, g की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे g क्या है, सबसे पहले इस ये तो है g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सबसे पहले बात लिखते हैं g क्या है, g इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, GRAVITY ग्रेविटी। ओके, तो ये बड़ा जी यहाँ पे क्या है, बड़ा जी क्या था, नीचे लिखते हैं बड़ा जी क्या है, ये था यूनिवर्सल, ये है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेटेड होते है, और यहाँ पे m क्या है, m इज इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ, d क्या है, d है डिस्टेंस, d इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, या फिर अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल अर्थ के क्लोज है तो उसे हम लेते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। हाँ चलो बात करते हैं इसकी, जैसे कि कोई, जैसे ये है अर्थ की सरफेस है, ठीक है, अब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसकी तो ये डिस्टेंस होगी d, ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस हो गई d। अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अर्थ के सरफेस के बिल्कुल क्लोज है, तो उसकी डिस्टेंस हम क्या लेंगे, उसको कंसीडर करेंगे r, अर्थ के रेडियस के इक्वली उसको कंसीडर करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब हम g की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है, तो इस केस में हम r लेंगे जो कि है रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमें पता है g, चलो g की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, हमने कल की वीडियो में देखा था, इसकी वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10 की पावर -11। m मास ऑफ अर्थ, उसकी वैल्यू भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर 24 kg, मास kg में होता है, और इसकी SI यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स, ये हमने कल निकाली भी थी इसकी SI यूनिट।
तो डी क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस इस केस में हम रेडियस ऑफ अर्थ लिखेंगे, क्योंकि हम अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो रेडियस कितनी है अर्थ की, ये भी कैलकुलेटेड है 6 पॉइंट, ये है यहाँ पे 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, 10⁶ मीटर। तो अब इन सब वैल्यूज को पुट करके हम जी की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो जी इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू एम की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू 10⁻24 kg। चलो लिखते हैं। डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ जिसकी वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁶। इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगी वैल्यू, मैं सीधा यहाँ पे फाइनल वैल्यू लिख रही हूँ। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जी की वैल्यू आती है 9.8। तो ये वैल्यू आई 9.8। जी की यूनिट क्या है जो हमने अभी अभी ऊपर निकाली थी? जी की यूनिट है मीटर पर सेकंड। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड, ये एम है। ठीक है, तो अब हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब बात करते हैं, चलो कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। अब ये हमने कैलकुलेट कर ली जी की वैल्यू, ठीक है। तो एक बात सोचने वाली है कि जैसे कि हम, चलो पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई एक पीस ऑफ पेपर है, जैसे कि हाँ ये एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है। इसे हम गिराएंगे सर्टेन हाइट से, जैसे कि हम किसी, ये हाइट है, जैसे ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है। इसे हम कंसीडर करेंगे अर्थ की सरफेस। इस हाइट से हम गिराएंगे, ये है पेपर, कागज का एक टुकड़ा लेंगे और एक स्टोन, ठीक है। ये है स्टोन, ठीक है। इन दोनों को हम सेम टाइम पे गिराएंगे नीचे। तो क्वेश्चन क्या है? हम इनको दोनों को सेम टाइम पे नीचे गिराएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि क्या ये दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे? पेपर और ये स्टोन है, ये दोनों सेम टाइम पे नीचे आएंगे। हम जैसे नॉर्मल हम डे टू डे लाइफ में भी हम देखते हैं कि जो पेपर होता है वो हमेशा लेट ही आता है, ठीक है। हमें भी पता है कि स्टोन पेपर से पहले नीचे गिरेगा। तो इसका रीजन क्या है? हमने तो पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्रीली फॉल करते हैं इसके बारे में, और इन पे कोई और फोर्स भी नहीं लगता। तो इसका रीजन क्या है कि जो पेपर ऑफ पीस है, जो पीस ऑफ पेपर है वो बाद में आ रहा है और जो स्टोन है ये पहले नीचे आ रहा है। तो इसका रीजन क्या है? सिंपल सा है, क्योंकि जो स्टोन का मास है वो बहुत ही जो स्टोन का मास है वो बहुत ज्यादा है पेपर से, और जो पेपर का सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा है। तो जो पेपर पे जो एयर की रेजिस्टेंस है, तो एयर की रेजिस्टेंस है वो पेपर पे ज्यादा वर्क करेगी स्टोन की बजाय। एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे एक फैक्टर आता है जिसकी वजह से जो पेपर है वो लेट नीचे आएगा। एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो ये पेपर है ये लेट नीचे आएगा, जबकि स्टोन जल्दी नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ये पेपर है, एक तो जो पेपर है इसका सरफेस एरिया इतना है, एक तो इतने पे जो एयर रेजिस्टेंस है वो एक्ट कर रहा है, और ये स्टोन है इसका इसका जो सरफेस एरिया है वो, क्योंकि स्टोन सर्कुलर है,
या फिर सर्कुलर या ओवल समझ सकते हैं। और सर्कुलर जो सर्कल का सरफेस एरिया है वो तो सबसे कम होता है। तो जो ये स्टोन है इसका सरफेस एरिया बहुत कम है, तो जो एयर की रेजिस्टेंस है वो भी बहुत कम लगेगी इस पे, और इस पे बहुत ज्यादा लगेगी क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो इस रीजन की वजह से जो ये स्टोन है ये जल्दी आ जाता है। तो इसका रीजन यही है कि जो स्टोन है वो जल्दी आ जाएगा और जो पेपर है वो लेट आएगा। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया कि वैसे जो होता है क्या है कि जो जी की वैल्यू है वो मास पे डिपेंड नहीं करती। जी वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। बट इस केस में हम देख रहे हैं कि ये मास पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि स्टोन का मास भी ज्यादा होता है कि जिसका ज्यादा मास होगा वो ज्यादा जल्दी नीचे आएगा। तो इसकी वजह से फोर्स सिर्फ ये है एयर रेजिस्टेंस। तो अगर हम जैसे कि किसी ऐसी जगह पे, जैसे अगर हम वैक्यूम में ही एक्सपेरिमेंट करेंगे तो दोनों चीजें सेम ही टाइम पे नीचे आएंगी। पेपर भी उसी टाइम पे नीचे आएगा और स्टोन भी उसी टाइम पे नीचे आएगा। When we do the same experiment in the vacuum या फिर किसी ग्लास जार में, वैक्यूम या ग्लास जार from which air has been sucked out, उसकी एयर सारी बाहर होनी चाहिए। तो then the both piece of paper and stone will fall at the same time। ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस तो होगी नहीं ना, इसका रीजन एयर रेजिस्टेंस था। तो एयर रेजिस्टेंस तो होगी नहीं वैक्यूम में, तो ये दोनों के सेम टाइम पे आएंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।